गुड इवनिंग टू एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोग का द बैंकर में। तो फ्रेंड्स, हम लोग कल आपको एक वीडियो के अंदर में बताए थे कि प्राइवेटाइजेशन को लेकर के गवर्नमेंट ऐसा क्यों करना चाह रहा है। और यहाँ पर आपको टाइटल के अंदर में भी दिख रहा होगा कि वाई सेंटर वांट्स टू प्राइवेटाइज पब्लिक बैंक। यानी कि गवर्नमेंट जितने भी बैंक है हमारा, वो क्यों गवर्नमेंट ऐसा चाह रहा है कि इसे प्राइवेटाइज किया जाए। इसके एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही बातों को हम लोग इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करने वाले हैं। मेरा प्रयास ये रहेगा कि आप लोगों को अच्छे ढंग से इस बारे में समझा पाएँ। यदि मेरी बात आपको समझ में आएगी तो डेफ़िनेटली आप लोग चैनल में यदि नए होंगे तो चैनल को आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक एंड शेयर करेंगे। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करें तो वीडियो को हम इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर में ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ क्या है, जब यूनियन बजट जो पास हुआ था तो उसी समय में बता दिया गया था कि गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेटाइज करेगी दो गवर्नमेंट बैंक को, दो पब्लिक सेक्टर बैंक को जो है वो प्राइवेटाइज करेगी। और ऐसा जो है, जब हम लोग बात करें नेशनलाइजेशन को लेकर के, तो 1969 में बैंकों का जो है वो नेशनलाइजेशन हुआ था। रहा बात 51 ईयर्स के बाद लगभग आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर अब गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, प्राइवेट करना चाह रही है। यानी अपने पब्लिक को जो जो गवर्नमेंट की 50% से ज़्यादा स्टेक जो है उसको अब वो कम करना चाह रहा है और उसको वो प्राइवेट में कन्वर्ट करना चाह रहा है। तो आपको देखो यहाँ पे मैं डिटेल में बता दूं बजट को लेकर के। द यूनियन बजट हैज अनाउंस्ड द प्राइवेटाइजेशन ऑफ टू पब्लिक सेक्टर बैंक एंड वन जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन द अपकमिंग फिस्कल। यहाँ पे जब यूनियन बजट आया था उसी समय इस चीजों को बारे में बताया गया था कि हम दो गवर्नमेंट बैंक को, पब्लिक सेक्टर बैंक को हम प्राइवेटाइज करेंगे और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को भी करने वाले हैं। रहा बात, आप देखते होंगे फ्रेंड्स आईडीबीआई के बारे में। तो आईडीबीआई जो है फ्रेंड्स, ये एक है तो गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि इसका जो स्टैक जो है, सबसे ज्यादा स्टैक जो है वो एलआईसी के पास है और एलआईसी एक गवर्नमेंट होने की वजह से आईडीबीआई जो है तो ये गवर्नमेंट, लेकिन इसका आप जब आरबीआई के रूल एंड गाइडलाइन को आप जब देखोगे तो इसका सारा काम जो है एक प्राइवेट की तरह होती है आईडीबीआई का, लेकिन है ये गवर्नमेंट ही, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बात करें, इट ऑल्सो अनाउंस द स्ट्रेटेजिक सेल्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर स्ट्रेटेजिक सेक्टर इंक्लूडिंग बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विस। अब क्या है, गवर्नमेंट उस समय इस बातों को भी, जब बजट हुआ था तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम चार सेक्टर के चीजों को हम डिस इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर कुछ नया काम करेंगे वहां पर, जिसमें बताया गया था बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विस को लेकर के, जिससे कि वो क्या कर पाए, जो उसका कैपिटल जो आता है, जो कैपिटल हर साल जो है गवर्नमेंट उस जगह पर बैंकों के अंदर में, पब्लिक सेक्टर के अंदर में डालता है, उसको वो गवर्नमेंट क्या करना चाह रहा है, कम करना चाह रहा है। इसीलिए वो प्राइवेटाइजेशन उसको किया जा रहा है। तो वही गवर्नमेंट, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे सीधा सा उनका कहना ये है कि हम हर ईयर, हर साल जो है, जितनी भी गवर्नमेंट हमारी बैंक है उसमें मेरे को फंड डालना पड़ता है, कैपिटल डालना पड़ता है। और लेकिन वो कैपिटल के बदले में रिटर्न तो आता है, लेकिन जिस तरह का रिटर्न आना चाहिए वो रिटर्न हमें नहीं देखने को मिलता है। तो हमारा दूसरा सेक्टर जो है उससे कहीं ना कहीं सफर करता है, ठीक है। इसीलिए हम ऐसा कदम उठा रहे, गवर्नमेंट का ये कहना है इस जगह पर। दूसरी बात, गवर्नमेंट ये बात को भी कह रहा है कि कोविड के समय में जो है वो एनपीए का जो रिपोर्ट आया, ठीक है, तो उस एनपीए के रिपोर्ट के अंदर में या फिर लोन लॉसेस के अंदर में जो रिपोर्ट आया, वो भी हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक में ज्यादा देखने को मिला प्राइवेट सेक्टर के कंपेयर में। तो यहाँ पर देखिए क्या देखने को मिला था, एज पर द आरबीआई रिसेंट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्रॉस एनपीए रेशियो ऑफ ऑल कॉमर्शियल बैंक में बी इंक्रीज फ्रॉम 7.5% इन सितंबर 2020 टू 13.5% बाय सितंबर 2021। यानी कि आरबीआई का जो रिपोर्ट आया था उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बात को बताया गया था कि सितंबर 2021 में जो हमारा एनपीए है, नॉन प्रॉफिट एसेट्स जो है, वो 13.5% हो जाएगा, जो कि 2020 में 7.5% थे। तो अब क्या है कि यदि ये एनपीए यदि बढ़ रहा है तो हमें क्या करना होगा, हमारी लॉसेस से, लॉसेस होने की वजह से कैपिटल और फंडिंग और ज्यादा करना पड़ जाएगा। और फंडिंग कहाँ से आता है, जो हम लोग टैक्स पे करते हैं उससे। तो काफी ज्यादा हिस्सा जो है सरकार का जो है वो हमें बैंक को देना पड़ रहा है, और जबकि बैंक से हमें रिटर्न
मिल रहा है लेकिन उस हिसाब से नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इस वजह से जो है हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन को लेकर के मूव कर रहे हैं कि हम अदर जो हमारा वीक पॉइंट है उसको हम अच्छा कर पाए। ठीक है, फिर अपने बर्डन को कहीं ना कहीं वो कम करना चाह रहा है। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर बताया ये जा रहा है प्राइवेट बैंक मार्केट शेयर इन लोन हैज राइज्ड टू 36% इन 2020 फ्रॉम 21.26% इन 2015। यानी कि ये बात को बताया गया कि प्राइवेट बैंक जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक से। किस तरह से? मार्केट में जो लोन हो रही है आज के डेट पे, वो ये देखा गया कि 2015 के समय में 21.26% ही लोन जो है वो प्राइवेट बैंक करता था, पर 2020 के समय में ये बढ़ करके 36% हो गया। यानी कि जो पब्लिक है, जो आम जनता है, वो प्राइवेट की ओर ज्यादा अच्छा मूव कर रहा है। ठीक है, कंपेयर टू आपका पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, और पब्लिक सेक्टर बैंक में देखो क्या देखने को मिला, तो पब्लिक सेक्टर बैंक में एट प्रेजेंट बताया जा रहा है कि 60% अप्रोक्स जो है वो लोन हो रहा है, जो कि हम बीते हुए समय को यदि हम कंपेयर करें तो वहां पर 75% होता था, तो वहां से 15% हम डिक्रीज हो गए। ठीक है, इस सभी चीजों को लेकर के हम क्या करना चाह रहे हैं? प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है प्राइवेट बैंकों के कंपेयर में। ठीक है, दूसरी चीज हम लोग यहाँ पर और क्या बात करें कि पब्लिक से गवर्नमेंट ये सीधा बात बताना चाह रहा है कि प्राइवेट बैंक जो है अच्छा परफॉर्म, लेकिन ऐसा नहीं है। प्राइवेट बैंक किसी जगह पर अच्छा भी है तो किसी जगह पर वो गलत भी है, तो हम गलत वाले पॉइंट को भी यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाले हैं। फिर इसके बाद देखो क्या कह रहा है कि जितने भी प्राइवेट बैंक है वो अपना न्यू प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी एंड बेटर सर्विस प्रोवाइड होने की वजह से, वो बेटर वैल्यूएशन इन स्टॉक मार्केट ऐसा होने की वजह से, यानी कि मार्केट के जो शेयर हैं वो अपने न्यू प्रोडक्ट ला करके, टेक्नोलॉजी को ला करके, बेटर सर्विस को ला करके ऑल्सो अट्रैक्ट बेटर वैल्यूएशन इन स्टॉक मार्केट, यानी स्टॉक मार्केट के अंदर में भी प्राइवेट बैंक का अच्छा परफॉर्मेंस है पब्लिक सेक्टर बैंक से। रहा बात एक एग्जांपल में मैं आपको बताऊं कि एचडीएफसी बैंक जो कि 1994 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है आज के डेट पे यदि देखा जाए तो 9 लाख करोड़ है, जबकि हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई, और एसबीआई का जो यहाँ पर मार्केट कैप है, यानी उसके जो टोटल वैल्यूएशन है मार्केट कैपिटलाइजेशन का, वो लगभग आप देखोगे तो 4 लाख करोड़ रुपीस दिखने को मिलेगा। यानी कि वो एचडीएफसी से कंपेयर यदि मैं कर रहा हूं तो कहाँ वो 9 लाख करोड़ है और एसबीआई का 4 लाख करोड़ है, यानी लगभग डबल से भी ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। फिर इसके बाद क्या है, और इंडिया के पास एट प्रेजेंट जो है 22 प्राइवेट बैंक है एंड 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक है। रहा बात देखो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट थी कि प्राइवेट बैंक जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो अपने एनपीए भी उसकी कम है, दूसरा चीज वो लोन भी आज के डेट पे ज्यादा दे रहा है अपने पब्लिक सेक्टर बैंक के कंपेयर में। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में यदि हम देखें तो वहां पर भी जो है वो प्राइवेट बैंक ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक से। लेकिन अब इसके नेगेटिव पॉइंट को यदि आप देखो तो नेगेटिव पॉइंट भी यहाँ पर बहुत सारे हैं। अब आप हाल में ही आपने सुना होगा कि आईसीआईसी बैंक के जो एमडी सीईओ चंदा कोचर जो थे, तो वो उन्होंने अपने हस्बैंड को लोन जो है वो किसी गलत तरीके से प्रोवाइड करने के चक्कर में वहां पर वो पकड़ाए भी थे। रहा बात यस बैंक के बारे में, आपने कहानी सुना होगा कि इसके सीईओ राणा कपूर जो है वो किसी भी रंग से इसे बचाया गया। ठीक है, आरबीआई ने इसे बचाया है, तो यहाँ पर इनके ऊपर भी केस चल रहा है एट प्रेजेंट भी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं लक्ष्मी विलास बैंक जो है वो डीबीएस बैंक जो सिंगापुर के है उससे ये मर्जर में आ गए थे। फिर इसके बाद यदि आप देखोगे तो आरबीआई ने 2015 के समय का एक रिव्यू बताया था कि प्राइवेट बैंक जो है वो अपना एनपीए जो है, ठीक है, वो भी सही ढंग से वो दिखाते नहीं है, जबकि उनका एनपीए बढ़ा हुआ रहता है लेकिन वो एनपीए को कम करके दिखाते हैं। तो ये आरबीआई के तरफ से ये चीज देखने को सुनने को मिला था। रहा बात एक्सिस बैंक के एमडी शिखा शर्मा जो पहले थी, उनको जो है एक्सटेंशन नहीं मिला था। ठीक है, तो इस तरह के नेगेटिव भी जो पॉइंट है वो भी है। रहा बात, लेकिन आप जब शुरुआत के समय में जब आप देखोगे
तो शुरुआत के समय में जब गवर्नमेंट जो है बहुत सारी कमेटी लाई, आरबीआई ने बहुत सारी कमेटी भी लाई थी, और उस कमेटी में एक नरसिम्हा कमेटी का नाम आप सुने होंगे। वहां पर उस समय बताया गया था कि बोला ये जा रहा था उस कमेटी में कि गवर्नमेंट को जो है वो अपना स्टेक जो है वो 33% कर लेना चाहिए। वहीं पीजे नायक कमेटी जो है उन्होंने सजेस्ट ये दिया था कि उन्हें जो है 50% गवर्नमेंट को अपना स्टेक जो है वो 50% से कम कर लेना चाहिए। लेकिन यूपीए गवर्नमेंट ने 2004 से लेकर के 2014 तक में ऐसा कोई भी डिसीजन प्राइवेटाइजेशन को नहीं लिया था। भले वो किसी और चीजों पे था, लेकिन बैंकिंग के अंदर में नहीं था, और किसी और सेक्टर के अंदर में भले प्राइवेटाइजेशन को देखने को मिला था, लेकिन यूपीए गवर्नमेंट ने 2004 से 2014 तक में ऐसा देखने को नहीं मिला। पर एनडीए गवर्नमेंट ने जब सेकेंड टर्म में जब आए, दूसरी बार जब आए, तो इन्होंने प्राइवेटाइजेशन को लेकर के खासकर बैंकिंग के अंदर में वो काफी ज्यादा मर्जर किए। पहले तो मर्जर के बाद जो है, अब मर्जर होने के बाद 12 बैंक बचे हुए हैं। यदि आप आईडीबीआई को यदि आप ऐड कर दोगे तो 13 बैंक बचते हैं। लेकिन अब जो है ये दो बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसे प्राइवेटाइजेशन करने के बाद 10 बैंक बच जाएंगे। और 10 बैंक के बाद आने वाला शायद ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि 4 to 5 बैंक ही बचने वाले हैं। रहा बात, या तो जो है बाकी जो 10 बैंक अभी इस दोनों के बाद जो बचे हुए होंगे, इसे या तो क्या करेंगे, बाकी बचे हुए बैंक को मर्ज करके 4-5 बैंक ही बनाने वाले, क्योंकि गवर्नमेंट सीधा ये कह रहा है कि हम यहाँ पे कैपिटल लगा रहे, पर मुझे कुछ वहां से बेनिफिट देखने को नहीं मिल रहा है, और हम यदि इस पैसे को किसी और जगह यूटिलाइज करेंगे तो हमें अच्छा, हमारे देश के लिए भी अच्छा होगा और हम लोग अच्छे डायरेक्शन की ओर जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि फ्रेंड्स कि आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी कि मैंने आपको डिटेल में बताने का अपने तरफ से बहुत प्रयास किया। रहा बात किसी भी रंग की डाउट होती है तो जरूर है कि आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द बैंकर। गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू।